रिश्ते व जुर्म की एक ऐसी अजीब दास्तां जो आप भी सुनेंगे तो हो जाएंगे परेशान, क्योंकि अभी तक आपने बहुत से अपराधों वारदातों की कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज की जो हमारी कहानी है वो बहुत ही हैरान कर देने वाली है, परेशान कर देने वाली है। क्योंकि पूत कपूत भले ही होए, लेकिन माता नहीं कुमाता। एक माँ कैसे 4 साल के बेटे की निर्मम तरीके से हत्या कर देगी, ये कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। क्योंकि आज की हमारी कहानी कुछ ऐसी ही निर्ममतापूर्वक, बर्बरतापूर्वक और दिल को झकझोर देने वाली है। 39 वर्षीय महिला सूचना सेठ, जो कि पश्चिम बंगाल की रहने वाली है और उसने कलकत्ता से ही ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया और फिर बहुत सी भाषाओं की अच्छी जानकार, इंग्लिश भाषा की अच्छी जानकार, और फिर इंटेलिजेंस, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है उसका एक कोर्स किया और उसके बाद उसने अपना एक स्टार्टअप भी खोला जिसका नाम था माइंडफुल एआई लाइफ। और माइंडफुल एआई लाइफ की सीईओ यानी कि मालकिन, आप कुछ भी कह सकते हैं। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि एक शिक्षित महिला, अच्छे परिवार की महिला, पढ़ी लिखी महिला, रोजगार परक महिला, और वो 6 जनवरी 2023 यानी कि 2024 नए वर्ष का ही मामला, बहुत ही जल्द का। वो बेंगलोर में अपनी कंपनी चलाती थी, कलकत्ता की रहने वाली थी और बेंगलोर से गोवा नए वर्ष में घूमने के लिए जाती है। और गोवा जाने से पहले ही उसने अपना एक होटल बुक कर रखा था जिसका नाम था सोल बनियान ग्रांड होटल, और इसमें वो अपने 4 साल के बच्चे के साथ जाती है। गोवा में 3 दिन रुकती है, गोवा के जो भी दर्शनीय पर्यटक स्थल हैं उनमें घूमती है, और घूमने के बाद 8 तारीख को वो शाम को होटल में, होटल का जो स्टाफ होता है वहाँ पर ट्रैवल की बहुत सी गाड़ियाँ मिल जाती हैं, क्योंकि 6, 7, 8 वो होटल में रुकी थी। फिर उसको वापस अपने शहर बेंगलोर जाना था, तो स्टाफ से कहती है कोई मुझे कैब बुक करा दो जो मुझे गोवा से बेंगलोर छोड़ दे। तो स्टाफ कहता है कि मैम कैब तो बहुत दूर का मामला है, इतनी दूर 550 किलोमीटर आपको जाना पड़ेगा। अगर आप एयरपोर्ट से चली जाएं तो आपको सस्ता भी पड़ेगा और कम समय में आप पहुंच जाएंगी, और उसमें अगर आप जाएंगी तो आपको महंगा भी पड़ेगा और पैसा भी ज़्यादा पेड करना पड़ेगा और समय भी बहुत ज़्यादा लगेगा। लेकिन वो कहती है कि आप पैसे की चिंता मत करिए, आप मुझे यहाँ से बाय रोड जाने के लिए कैब बुक करा दीजिए। जाहिर सी बात है कि महिला स्वयं पैसे की चिंता के लिए नहीं बोल रही थी। ऐसे में जो होटल का स्टाफ है वो ट्रैवल एजेंसी से संपर्क करता है और उस महिला को कैब बुक करा दिया जाता है। और कैब बुक हो जाने के बाद वो महिला रात को 1 बजे वहाँ होटल बनियान ग्रांड होटल से रात 1 बजे चेकआउट करती है। और चेकआउट करने के बाद महिला का सामान जो लेकर वो आई थी वो गाड़ी में बैठती है, और जो इनोवा बाहर खड़ी थी उस इनोवा में वो बैठकर निकल जाती है। 1-2 लोगों के दिमाग में आया था कि बच्चा इनके साथ आया था, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जब ये आई थी तब बच्चा इसके साथ था, लेकिन जब जा रही है तो ये बच्चा इसके साथ नहीं है। लेकिन किसी ने
इतनी ज़्यादा दिमाग लगा के जहमत नहीं उठाई, क्योंकि होटलों में आपने अमूमन देखा होगा कि दिन का स्टाफ और रात के स्टाफ में चेंजिंग हो जाती है। तो फिर सुबह होती है, सभी स्टाफ सोने चले जाते हैं। सुबह जब होटल जब चेकआउट हो जाता है तो उसकी साफ़ सफाई करवाई जाती है और होटल स्टाफ को ट्रेनिंग वगैरह भी दी जाती है कि कैसे वहाँ पर लोगों से पेश आना है, कैसे साफ़ सफाई करनी है, क्या होटल में कुछ ऐसा व्यक्ति का कोई सामान तो नहीं बचा है, कीमती सामान है तो कभी कभी लोगों को पहुँचाना भी पड़ता है। बहुत सी परिस्थितियाँ हैं। जब उस कमरे में जिसमें ये रुकी थी, उस कमरे की सफाई करने के लिए होटल स्टाफ जाता है तो वहाँ पर उसको कुछ खून की बूंदें दिखाई पड़ती हैं। जो खून की बूंदें थी वो देखने के बाद स्टाफ कहीं ना कहीं उनको कुछ शंका लगती है। वो तुरंत मैनेजर को बुलाकर कमरे पे लाता है और दिखाता है कि ये ब्लड है और ये ब्लड यहाँ कमरे में कैसे आया। लेकिन ब्लड देखने के बाद किसी को लगा होगा कि हो सकता है कुछ कट पिट गया हो, खून इसलिए गिर गया हो, ये बहुत बड़ा विषय का नहीं था। लेकिन तभी एक स्टाफ मैनेजर से बोलता है कि मैडम जब आई थी तब इनके साथ 4 साल का बच्चा था, लेकिन जब इन्होंने चेकआउट करके वापस बेंगलोर जाती हैं तब इनके पास बच्चा नहीं था। ऐसे में पुलिस को सूचना देना मैनेजर उचित समझता है, क्योंकि मैनेजर को भी शंका लग रही थी कि कुछ कहीं ना कहीं दाल में काला है। तो मैनेजर भी तुरंत जो वहाँ की कलीगुटे पुलिस स्टेशन है वहाँ पर सूचना देता है और जो घटना या जो वारदात उसके होटल के कमरे में घटित थी उसको सिलसिलेवार तरीके से बताता है। पुलिस आती है, पुलिस सीसीटीवी कैमरा चेक करती है और चेक करने के बाद देखती क्या है कि जब ये जो सूचना सेठ मैम उस होटल में प्रवेश करती हैं तब उनके साथ एक छोटा बच्चा आता हुआ दिखाई पड़ रहा है और जब रात में चेकआउट करती हैं तब ये बच्चा नहीं था। और जब होटल का स्टाफ ये बताता है कि मैडम ने रात 1 बजे यहाँ से चेकआउट किया तो पुलिस का शक और भी गहरा जाता है। फिर ये भी बताता है कि वो ट्रेवल की कैब से गोवा से बेंगलोर 550 किलोमीटर का सफ़र तय किया है। तो पुलिस को कहीं ना कहीं लगने लगता है कि 550 एक महिला अकेले इतना लंबा सफ़र क्यों तय करेगी, जब उससे कम दाम में एयरलाइन से जाया जा सकता है। ऐसे में पुलिस को समझ में आता नहीं है कि क्या किया जाए। हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, संशय की स्थिति में पुलिस फंसी हुई थी। लेकिन वो तुरंत जिन होटल स्टाफ ने ट्रैवल एजेंसी से कार बुक कराई थी वो ट्रैवल एजेंसी से पुलिस संपर्क करती है और ड्राइवर का नंबर लेती है और ड्राइवर को पुलिस फ़ोन मिलाती है और कहती है कि मैम जिनको तुम लेके जा रहे हो उनसे बात करवाओ। और क्योंकि मैम का नंबर जो रजिस्टर में लिखा था होटल के वो मिल नहीं रहा था, ऐसे में ड्राइवर सूचना से मैडम से बात कराता है। जब मैडम फ़ोन लेती हैं तो पुलिस का अधिकारी बोलता है कि मैम आप जब गोवा घूमने के लिए आई थी तो आपके पास 4 साल का बच्चा था, लेकिन जब आप चेकआउट कर रही हैं तो बच्चा कहीं नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ उस बच्चे के लिए हमारे मन में खेद है, इसलिए आप बताइए वो बच्चा कहाँ है। तो मैडम बिना डरे हुए, बिना हिचकिचाए हुए, बड़ी ही कॉन्फिडेंस के साथ बताती है कि वो मैं अपने एक रिलेटिव हैं गोवा में, वहाँ पर छोड़ आई हूँ। तो पुलिस कहती है कि जिन रिलेटिव के पास आप छोड़ आई हैं आप उनका नंबर बताइए। तो वो नंबर भी बता देती है। अब नंबर बता दिया था, अब पुलिस को भी लगता है कि खामखा हम उन मैडम को परेशान कर रहे हैं, मैडम तो कहीं ना कहीं सही बताया है। तुरंत 2 सिपाहियों को पुलिस भेजती है जिस पते को मैडम ने बताया था। कहती है जाओ वेरिफिकेशन करो, देखो क्या वहाँ पर वो बच्चा है। पुलिस के 2 सिपाही जब गोवा के उस स्थान पर जाते हैं जो एड्रेस मैडम ने बताया था तो ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो एड्रेस कहीं से
नहीं मिलता। और जब एड्रेस नहीं मिलता है तो बताते हैं, तो पुलिस को लगता है कि मैम झूठ बोल रही है, बिल्कुल झूठ बोल रही है, अब तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर गलत हुआ है। ऐसे में फिर उस कैब को ड्राइवर को फ़ोन मिलाया जाता है। कैब ड्राइवर आराम से बेंगलोर की तरफ चलता हुआ जा रहा था और उसको पुलिस फ़ोन करती है और कहती है, चुपके से बोलती है कि तुम बात करो लेकिन मैडम न जान पाए। ये जो मैडम तुम्हारे साथ सफ़र कर रही हैं, इनके साथ कोई ना कोई वारदात इन्होंने ज़रूर की है जो दाल में काला है। तुम एक काम करो, तुम गाड़ी चलाते चलाते बिना मैडम को जाने इसको थाने की तरफ ले जाओ और थाने की तरफ ले जाकर थाने के अंदर प्रवेश करवा दो और फिर वहाँ पर जो पुलिस अधिकारी हो उससे मेरी बात करवाओ। अब गोवा पुलिस में कैब ड्राइवर था, जाहिर सी बात है रोज़ सफ़र में रहता था, जानकार था, तो वो पुलिस के बताए अनुसार और पुलिस से वो बदतमीजी भी नहीं कर सकता था क्योंकि उसको खुद ही नहीं मालूम था कि क्या हुआ है। ऐसे में वो गाड़ी चलाते चलाते थोड़ी देर रोकता है और बाथरूम करने के बहाने किसी से पूछता है कि यहाँ से पुलिस स्टेशन कितनी दूर है। और वो फिर वहाँ पर जो आई मंगला पुलिस स्टेशन है, चित्रदुर्ग एक ज़िला है कर्नाटक का, वहाँ का एक स्टेशन है आई मंगला। गाड़ी अभी वहाँ पहुँची थी बेंगलोर के। वो तुरंत गाड़ी को थाने लेता हुआ चला जाता है और जब गाड़ी थाने के अंदर ले जाता है, ऐसी स्थिति में पुलिस अधिकारी जब तक मैडम को समझ पाती तब तक वो पुलिस अधिकारी को फ़ोन मिला देता है और पुलिस अधिकारी जब बात करता है तो गोवा पुलिस कलिगुटे पुलिस स्टेशन के जो एसएचओ थे वो बात करते हैं और बताते हैं कि इस कार में एक मैडम बैठी हैं और वो हमारे गोवा से बेंगलोर जा रही हैं, वो बेंगलोर की ही रहने वाली हैं। यहाँ पर कुछ हमें शंका है तो आप एक बार इनकी तलाशी लीजिए और इनसे पूछताछ कीजिए। ऐसे में जब पुलिस उतरती है तो बिना डरे हुए, बिना निडर भाव से उतरकर और पहले तो पुलिस को समझाने का प्रयास करती हैं, लेकिन तुरंत महिला कांस्टेबल को लाया जाता है और उनकी तलाशी प्रारंभ की जाती है। और जब तलाशी शुरू होती है, जो उनके पास 2-3 बैग थे, जो एक ट्रॉली बैग था, उसको जब खोला जाता है तो पुलिस वालों के भी कान खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हर एक व्यक्ति आश्चर्यचकित था, अचंभित था। उससे पूछा जाता है कि ये बच्चा कौन है, क्योंकि अटैची में एक 4 साल का बच्चा, उसके हाथ पैर बंधे हुए और ऐसे कपड़ों के नीचे दबा हुआ, ऊपर से सारे कपड़े भरे हुए, और जिसने भी देखा वो 5 मिनट के लिए सन्न रह गया, क्योंकि ऐसी दर्दनाक उस बच्चे की हत्या देखकर सभी डर जैसे जाते हैं, शांत माहौल हो जाता है। और ऐसे में पुलिस का जो दरोगा गोवा पुलिस थी वो बेंगलोर पुलिस को बताती है कि आप मेरा एक काम कर दीजिए, जब तक हम लोग नहीं पहुंचते हैं, 4 साल का बच्चा है, उसकी लाश का पोस्टमार्टम नज़दीक के किसी सरकारी अस्पताल से करवा दीजिए और मैंने एक टीम तुरंत मैं यहाँ से रवाना करता हूँ, क्योंकि ये मेरे थाने का केस है, मैं इसकी आगे की जांच पड़ताल करूँगा। अब गोवा पुलिस की एक टीम वहाँ से निकल लेती है, इधर बेंगलोर पुलिस उससे पूछताछ प्रारंभ करती है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। फिर गोवा पुलिस आती है, गोवा पुलिस फिर जो एक होता है ट्रांजिट रिमांड, क्योंकि जब दूसरे थाने से या दूसरे ज़िले से दूसरे ज़िले में केस ट्रांसफ़र होता है तो कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है और परमिशन के बाद ही किसी को ले जाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में ट्रांजिट रिमांड भी कोर्ट से मिल जाती है। पुलिस से कस्टडी लेने के बाद गोवा पुलिस बेंगलोर से सूचना सेठ को लेकर गोवा चलती है। अब रास्ते में इससे पूछताछ की जाती है तो बताती है कि मैं कलकत्ता यानी कि पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी,
जब पढ़ाई मेरी पूरी हो गई तो मैं बेंगलोर सेटल हो गई। बेंगलोर में मैं जब अपना काम शुरू कर रही थी, आगे बढ़ने का प्रयास कर रही थी, तभी मेरे केरल से रहने वाले वेंकट रमन से मेरी मुलाकात होती है और मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती होती है। दोस्ती से हम दोनों एक साथ रहने के लिए शादी कर लेते हैं। प्यार, प्यार के बाद शादी, और शादी के बाद 2010 में हम लोगों की शादी हुई थी और 2019 तक हम लोग अपने लाइफ को सेटल करने के लिए, अपने कैरियर को बनाने के लिए हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे। 2019 में बच्चा भी होता है और बच्चा होने के पश्चात 2020 में कोरोना आ जाता है। कोरोना आने के बाद हमारे दोनों के रिश्तों में खटास आना प्रारंभ हो जाती है और धीरे धीरे ये खटास इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, इतने आगे बढ़ जाती है कि हम दोनों में आए दिन लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। वेंकट रमन भी पढ़ा लिखा व्यक्ति था, शिक्षित व्यक्ति था, अच्छा सा व्यापार चल रहा था। ये भी सूचना सेट भी अपने पैरों पर खड़ी थी, खुद का सेटअप चला रही थी, स्टार्टअप चला रही थी। अब दोनों एक दूसरे के रिश्तों को संभालने का प्रयास नहीं करते हैं और मामला कोर्ट पहुंच जाता है। कोर्ट पहुंचने में आपने देखा होगा, अमूमन केसों में ऐसा होता है कि बच्चे की कस्टडी जो है ज़्यादातर माँ को ही दी जाती है। ये माना जाता है कि माँ अपने बच्चे का सबसे अच्छे से देखभाल कर सकती है, अच्छे से केयर कर सकती है और माँ बच्चे के, क्योंकि पिता व्यस्त रहता है, शायद वो उतना ज़्यादा केयरिंग या देखभाल या प्यार न दे पाए। ऐसे में जब मामला कोर्ट पहुंचता है तो कोर्ट में सारी परमिशन जो है सूचना सेठ को मिल जाती है कि बच्चे की कस्टडी सूचना के पास रहेगी। और लेकिन जो वेंकट रमन था वो चाह रहा था कि बच्चा मुझे मिले, लेकिन जब उसको नहीं मिला तो कोर्ट का जो न्यायाधीश महोदय थे वो उसको मिलने की अनुमति दे देते हैं। धीरे धीरे फिर जब पेशी चलती है तो पहले तो 3 या 6 महीने में मिलने का समय था, लेकिन जब फिर वो केस दायर किया जाता है तो धीरे धीरे कोर्ट ये तय करती है कि महीने में 4 बार वेंकट रमन अपने बेटे से मिल सकता है। इतवार को वो अपने बेटे के साथ टाइम भी स्पेंड कर सकता है। ऐसे में जब वो मिलने आता था तो सूचना सेठ परेशान हो जाती थी, गुस्सा जाती थी, लेकिन कोर्ट की परमिशन थी, ये कुछ कर नहीं सकती थी और इसकी गुस्सा में इसने एक प्लान बनाया कि मुझे अपने पति को परेशान करना है, क्योंकि इसको ये भी लगता था कि इस जो बच्चा है इसकी शक्ल मेरे पति से मिलती है और पति से इतनी ज़्यादा नफरत करने लगी थी सूचना सेठ। अब ऐसे में 7 तारीख को संडे था, पता ही है, उसको मालूम था कि उसका पति अपने बच्चे से मिलने आएगा, इसीलिए, लेकिन किसी कारणवश वो 7 तारीख को विदेश चला गया क्योंकि उसका बिजनेस का कोई काम था। जब वो विदेश चला गया, ऐसे में 6 तारीख को इसने अपने प्लान के मुताबिक गोवा जाने का प्लान बनाया और गोवा, आपको मैंने पहले ही बताया, इसने होटल पहले ही बुक कर रखा था। होटल जाती है, वहाँ 2-3 दिन रुकती है, रुकने के बाद अपने बेटे की निर्मम तरीके से हत्या कर देती है। वो हत्या सिर्फ इसलिए कि इसके बच्चे की शक्ल इसके पति से मिलती थी और इसका पति अपने बच्चे से मिलने आता था क्योंकि वो बच्चे से बहुत प्यार करता था। वो चाहता था कि उसका बच्चा उसके साथ रहे, लेकिन कोर्ट की परमिशन नहीं मिल पाई थी। ऐसी स्थिति में अपने पति को परेशान करने के लिए, पति का दिल तोड़ने के लिए और पति को घुट घुट के मरने के लिए, अपने नफरत का बदला लेने के लिए इस महिला सूचना सेठ ने जो किया, शायद जिसने भी सुना, जिसने भी न्यूज़ चैनल, समाचार पत्रों या सोशल मीडिया के जरिए जाना, वो परेशान हो गया। और आप भी अभी ये जब सुन रहे होंगे कि एक माँ
अपने 4 साल के बच्चे के साथ इतना निर्ममतापूर्वक उसकी हत्या कर दी, तो ऊपर से लेके नीचे तक एक एक रोआ खड़ा हो जाता है, सोचने पे मजबूर हो जाता है कि रिश्ते और क्या जुर्म की ओर दस्तक देते चले जा रहे हैं। रिश्तों में मधुरता रह ही नहीं गई है। रिश्ते एक दूसरे को कब गिरा दें, क्या कर दें, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, जैसा कि इसमें हुआ है। ऐसी घटनाएं, ऐसे अपराध, ऐसी वारदात हमें और आपको सोचने पर मजबूर करती हैं। एक पति जिसके साथ उसने प्यार किया था, स्वयं शादी की थी, शादी के बाद अच्छे से लाइफ व्यतीत कर रही थी, एक बच्चा था। अब पता नहीं क्या कहानी रही होगी, लेकिन जो टैक्सी ड्राइवर है रेजॉन, जो इसको गोवा से बेंगलोर लेके जा रहा था, वो इतना बताता है कि मैडम जब गोवा से बैठी थी बेंगलोर के लिए, वो रास्ते भर कुछ भी नहीं बोली, एकदम शांत कार में बैठी थी, बस एक बार रुकी थी और पानी की बोतल मुझसे मंगाया था, और रास्ते में खाना पीना भी खाने के लिए नहीं रुकी थी। और जब मेरे पास पुलिस का फ़ोन आया तो मुझे भी कुछ दाल में काला लगने लगा। मतलब बहुत ही आपराधिक घटना है, सोचनीय घटना है। ऐसे अपराध कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ ना घटित हों। सभी लोग सजग रहें, सतर्क रहें, जागरूक रहें। और इस केस में फिर गोवा पुलिस उसको कस्टडी पे ले जाकर कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और उसको कोर्ट के अनुसार सज़ा दी जाएगी, दी गई है। लेकिन उसके पिता को फ़ोन किया गया है बच्चे को, वो विदेश से रवाना हो गया था, फिर आ गया है, उसको बच्चे की लाश सुपुर्द की गई और उसका अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन ऐसी घटनाएं कहीं ना कहीं दिल को, मन को झकझोर देती हैं। नमस्कार। ऐसे अपराधों से सभी बचें, सभी सजग रहें, जागरूक रहें। एक बार पुनः मैं आप लोगों से विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर ये कहना चाहूँगा कि रिश्ते खराब होते हैं तो उनसे दूरी बना लो, लेकिन नफ़रत मत पालो। ऐसे नफ़रत, ऐसे अपराध कहीं ना कहीं ऐसी वारदातें करवा देते हैं, ऐसे कृत्य करवा देते हैं जिनकी आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जय हिंद, जय भारत।